गुड मॉर्निंग दोस्त। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बिंदुसार, मौर्य साम्राज्य के जो शासक के बारे में हम बता रहे थे। आज उसमें हमारी दूसरी कड़ी है, बिंदुसार के बारे में हम बताएंगे। इसके पहले हमने मौर्य साम्राज्य के उद्भव के बारे में बताया और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया। अब हम बताएंगे बिंदुसार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट और डिटेल में हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे। और पॉइंटों को जानने से पहले हम सबसे पहले बिंदुसार के बारे में जानेंगे, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, बिंदुसार थे कौन और ये राजा कैसे बने, इनके बारे में हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बिंदुसार जो थे, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और उनकी माता का नाम दुर्धरा था। उनकी माता जो है धनानंद की पुत्री थी। धनानंद की पुत्री दुर्धरा के पुत्र थे ये चंद्रगुप्त मौर्य, इनके पिता का नाम था बिंदुसार के। अब बिंदुसार के बारे में कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं जो इतिहास में इसका वर्णन किया गया है। बिंदुसार के एक बड़े भाई थे, उनका नाम था केसनाग। केसनाग, क्या नाम था उनका? केसनाग। केसनाग बिंदुसार के एक बड़े भाई थे केसनाग। इनकी मृत्यु हो गई थी जैसे ही इन्होंने जन्म लिया, तुरंत इनकी मृत्यु हो गई। जन्म के बाद तुरंत इनकी मृत्यु हो गई। ये भी उनके बड़े भाई थे और ये दुर्धरा के ही पुत्र थे। तो बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ी कहानी प्रचलित है, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। दोस्तों, ऐसा था कि चंद्रगुप्त मौर्य को उनके प्रधानमंत्री जो थे चाणक्य, उनको रोज़ रात के टाइम, शाम को टाइम जब उनको भोजन दिया करते थे तो उनके भोजन में थोड़ा सा विष मिला कर देते थे, थोड़ा सा जहर मिला के देते थे। उसका मेन रीज़न क्या था कि उनको जहर मिलाकर देने का मेन रीज़न यही था कि उनके अंदर जो वो जहर सहने की शक्ति थी वो उनके अंदर पनप जाए। ठीक है, जैसे क्या होता है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी चीज़ की लत दिलानी हो, अगर एंटीबॉडी उसके शरीर में तैयार करनी हो, एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसको, उनको रोज़ जहर देने के वजह से उनके शरीर में जहर का जो है वो ख़त्म हो जाए, असर ख़त्म हो जाए, इसलिए उनको रोज़ डेली चंद्रगुप्त मौर्य को उनके प्रधानमंत्री चाणक्य जो है उनको रोज़ जहर देते थे खाने में थोड़ा थोड़ा करके। तो एक दिन क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वो भोजन अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी दुर्धरा के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने उस भोजन को ग्रहण कर लिया और उस समय उनके पेट में बिंदुसार थे। उनके पेट में कौन थे? बिंदुसार थे। और वही कुछ दिन बाकी रह गया था, 2 से 3 दिन बाकी रह गया था उनके जन्म का। तो उस समय क्या हुआ कि जब उनकी पत्नी दुर्धरा ने वो जहर खा लिया, उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब यह बात पता चला चाणक्य को, तो चाणक्य ने क्या किया, देर ना करते हुए, उन्हें लगा कि अब देर हो चुका है, अब उनके पुत्र जो है बिंदुसार बचेंगे नहीं। चाणक्य ये सोचे कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हैं बिंदुसार, अब वो नहीं बचेंगे क्योंकि उनकी पत्नी दुर्धरा जो है विषाक्त पदार्थ खा ली थी। उनके साथ जो चाणक्य जो जहर देते थे चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पत्नी के साथ वो भोजन ग्रहण कर लिया था। तो क्या हुआ कि चाणक्य को कुछ सूझा नहीं। उन्होंने जो आज के समय में हम ऑपरेशन करते हैं, कहते हैं कि ऑपरेशन के द्वारा जो बच्चे पैदा किए जाते हैं, उस तरीके से उतना उसका विकास तो था नहीं उस टाइम। तो चाणक्य ने क्या किया, बिंदुसार को बचाने के लिए दुर्धरा का पेट चीर दिया और उनको निकाल लिया। उस जहर खाने की वजह से वो जहर जो है बिंदुसार के सिर तक पहुंच गई और वहाँ पर एक बिंदु का निशान बन गया उस जहर के कारण। तो जहर के कारण जब वहाँ पे बिंदु का निशान पड़ गया तो इसी बिंदु के कारण ही उनका नाम बिंदुसार पड़ा। और वो बिंदुसार नाम किसने दिया था? चाणक्य ने ही दिया था बिंदुसार को। अब बिंदुसार का पालन पोषण, तो उनकी माता तो मर चुकी थी, तो उनका पालन पोषण जो है किसने किया? वहाँ की जो दासियाँ थी, राजमहल की जो दासियाँ थी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया।
और बिंदुसार बड़े हुए तो जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में वो चले जाते हैं श्रवणबेलगोला अपने गुरु के साथ। उनके गुरु कौन थे दोस्तों? भद्रबाहु। हमने अगले वीडियो में आपको बताया था, वो अपने गुरु भद्रबाहु के साथ चले जाते हैं श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। तो उस समय जो है बिंदुसार वहाँ के महाराजा बन जाते हैं। अब जबकि वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य चले जाते हैं, लेकिन फिर भी चाणक्य जो है उस राज्य के प्रधानमंत्री बने रहते हैं। तो बिंदुसार को जब ये ज्ञात होता है कि उनकी माता का पेट जो है इसने चीरा था, चाणक्य ने चीरा था, तो इससे उनको थोड़ा सा उनसे घृणा उत्पन्न हो जाती है चाणक्य से। तो चाणक्य से उनको घृणा उत्पन्न हो जाती है और चाणक्य को वो सोचते हैं कि इनकी हत्या कर दें। तो उसी टाइम एक सुबंधु नाम का एक कर्मचारी था जो बड़ा लालची प्रवृत्ति का था और वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था उस राज्य का। तो वो बिंदुसार को और चढ़ा बढ़ा कर ये चीज़ सभी चीज़ पेश करने लगा कि जिससे वो चाणक्य को अपदस्थ कर दें, उस मंत्री पद से हटा दें। तो क्या हुआ कि चाणक्य को ये बात पता चलती है, तो चाणक्य क्या करते हैं कि मंत्री पद से त्याग दे देते हैं और वो कहते हैं बिंदुसार से कि सुबंधु को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें। लेकिन कुछ टाइम बाद जो है बिंदुसार को ये पता चलता है कि चाणक्य जो किए थे उनको बचाने के लिए किए थे। उनकी माता का जो पेट चीर कर उनको निकाले थे, वहाँ से उनकी जान बचाए थे, तो बिंदुसार को बचाने के लिए चाणक्य ने ये किया था। जब ये बात पता चलती है बिंदुसार को तो बड़े लज्जित होते हैं और जाते हैं चाणक्य के पास, उनसे माफ़ी मांगते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन चाणक्य जो है अपने बात पर अडिग हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो वृद्ध हो चुके होते हैं। और फिर क्या होता है, जब वो नकार देते हैं और वो प्रधानमंत्री नहीं बनते, तब बाद में उनके प्रधानमंत्री जो बनते हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था खल्लाटक। वो भी आजीवक संप्रदाय से के अनुयायी थे। खल्लाटक कौन बनते हैं? उनके दूसरे प्रधानमंत्री खल्लाटक बनते हैं। पहले प्रारंभ में तो प्रधानमंत्री उनके वो चाणक्य ही थे, लेकिन जब चाणक्य ने मना कर दिया दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने से, तो सुबंधु को वो प्रधानमंत्री नहीं बनाते बिंदुसार, वो बनाते हैं किसको? खल्लाटक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सुबंधु को बड़ा झटका लगता है, वो बड़ा क्रोधित होता है। चाणक्य वन में चले जाते हैं, तो चाणक्य वहाँ पे अपने आश्रम में बैठे रहते हैं, वृद्धावस्था उनका रहता है उस टाइम। तो ऐसी मान्यता है कि सुबंधु वहाँ पर जाता है और चाणक्य को उसी आश्रम में उनको जिंदा जला देता है। ऐसी मान्यताएं हैं। अब पता नहीं सच्चाई क्या है, ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ऐसी मान्यता है कि सुबंधु ने उनको जलाकर उनकी हत्या कर दी थी चाणक्य को। तो ये तो थी उनके जन्म से लेकर उनके राजा बनने तक की कहानी। तो फिर आगे क्या होता है, बिंदुसार ने विवाह किया। उनकी जो पत्नियां थी, उनकी 16 पत्नियां थी। उनमें से एक पत्नी थी, उनका नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था उनका? सुभद्रांगी। ये कौन थी? बिंदुसार की पत्नी थी। बिंदुसार की क्या थी? ये पत्नी थी। और प्लस 15 पत्नी और थी इनके। कितनी थी? बिंदुसार 16 महिलाओं से विवाह करते हैं। बिंदुसार के पास जो है कितनी पत्नियां थी? 16 पत्नियां थी। अब सुभद्रांगी ये कैसे बनती हैं इनकी पत्नी? मान्यता क्या है इनके बारे में, थोड़ा सा ये भी हम जान लेते हैं। सुभद्रांगी जो है ये ब्राह्मण परिवार से मिलौन करती थी। एक दिन इनके यहाँ एक ज्योतिष जाते हैं, ज्योतिषाचार्य जाते हैं सुभद्रांगी के यहाँ। इनके पिता, बहुत ये छोटी थी तब उस टाइम सुभद्रांगी, तो इनके पिता के पास एक ज्योतिषाचार्य जाता है और उनसे कहता है कि आपकी जो पुत्री है, इसका जो पहला पुत्र होगा वो पूरे हिंदुस्तान पर, मतलब यहाँ बहुत बड़ा राजा बनेगा। ठीक है, ये कहते हैं कि बहुत प्रतापी राजा बनेगा इनका जो पहला पुत्र होगा। तो उनके पिताजी, सुभद्रांगी के पिताजी एक दिन लेकर जाते हैं, इनके दरबार में लेकर जाते रहते हैं निरंतर।
बिंदुसार के दरबार में लेकर जाते रहते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत थी। तो उस टाइम इनकी जो रानियाँ थी, 15 रानियाँ थी, उनसे बड़ी जलन रखती थी। किससे? शुभद्रांगी से बड़ी जलन रखती थी बिंदुसार की जो अन्य रानियाँ थी। तो क्या होता है, इस जलन के कारण जो है शुभद्रांगी को ये जो इनकी और रानियाँ थी, 15 रानियाँ, जलन के कारण जो है इनको नाई बना देती हैं, बाल काटने वाली बना देती हैं। वहाँ पे इनको एक नौकरी दे देती हैं कि जो वो बाल काटें वहाँ पे जाके, सिर्फ जलन और द्वेष के कारण। तो उसका परिणाम क्या होता है दोस्तों कि ये जो बाल काटती हैं बहुत अच्छे से काटती हैं। तो इससे एक दिन बिंदुसार जब ये देखते हैं इनके बाल काटने का तरीका, वो बड़े प्रसन्न होते हैं और उनसे कुछ मांगने के लिए कहते हैं कि वो अपने मन से, शुभद्रांगी को कहते हैं बिंदुसार कि वो अपने मन से कुछ भी चीज़ मांग सकती है। तो शुभद्रांगी ने उनसे डायरेक्टली कुछ भी ना सोचे मांग लिया कि वो उनकी रानी बनना चाहती हैं, उनसे वो विवाह करना चाहती हैं। कौन? शुभद्रांगी। किससे? बिंदुसार से। वो डायरेक्टली बोल देती हैं कि मैं आपकी रानी बनना चाहती हूँ। तो उन्होंने वचन दे दिया था और ऐसे भी 15 रानियों से पहले से ही विवाह कर चुके थे, तो एक और एक्स्ट्रा आ जाती तो क्या दिक्कत थी उनके लिए। तो ये वो क्या करते हैं कि शुभद्रांगी से वो विवाह कर लेते हैं, उनको रानी बना लेते हैं अपना, जिससे उनको पुत्र उत्पन्न होते हैं। पुत्र उत्पन्न होते हैं कौन कौन? एक का नाम था अशोक। शुभद्रांगी से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। क्या नाम उनका? एक के नाम है अशोक और दूसरे का नाम क्या था? दूसरे का नाम है दोस्तों विताशोक। विताशोक, ठीक है। अशोक और विताशोक एक ही माता के पुत्र थे। उनकी माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी। और उनकी 16 रानियां थी बिंदुसार के और 101 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 101। बिंदुसार के कितने पुत्र थे? इनके 101 पुत्र थे। इनके पुत्रों की संख्या 101 थी और महारानियों की संख्या क्या थी? 16। 15 तो थी पहले से, लेकिन एक शुभद्रांगी जब आ गई तो इनकी संख्या 16 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है 16 रानियां थी इनके पास और 101 पुत्र बिंदुसार के। और जो है इतिहास में इनके एक पुत्र का और वर्णन होता है जो इन्हीं में से किसी रानियों के रहे होंगे। सुसीम उनका नाम है, ठीक है, सुसीम। तो इन्हीं तीनों लोगों का वर्णन मिलता है ज़्यादातर जगह, और उसमें से अशोक, विताशोक और सुसीम, ये जिनमें से अशोक और विताशोक जो थे ये शुभद्रांगी के ही पुत्र थे, एक ही माता के पुत्र थे। और सुसीम जो है शुभद्रांगी के पुत्र नहीं थे। अब क्या होता है, इनका जो शासनकाल था ये तो आप देख ही रहे हैं, 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। इन्होंने जो है अशोक कोई बहुत युद्ध नहीं लड़ा, और जो चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य, जो विरासत इनको देकर गए थे वो, उनमें तो वो कोई बढ़ोतरी नहीं कर पाए, लेकिन उसको अछूत बनाए रखा। उनमें कोई विस्तार नहीं किया, तो उसमें कोई जो है घटोतरी भी नहीं होने दी, उनमें कोई हेरा फेरी नहीं की। अब जैसे इन्होंने यहाँ तक साम्राज्य की मैप के थ्रू समझिएगा, हमने बताया था हेरात जो दहेज में मिला था उनको, एरिया 4 राज्य जो उनको दिए थे, कौन दिए थे? सेल्यूकस निकेटर ने। तो सेल्यूकस ने जो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दिया था लास्ट राज्य जो वहाँ पे हेरात था, वहाँ से अगर देखा जाए तो इधर सौराष्ट्र, इधर मगध और इधर नीचे दक्षिण में कर्नाटक का उत्तरी जिला जो है मैसूर तक का जो इनका साम्राज्य फैला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसे बिंदुसार ने अछूत बनाए रखा था। अब इसके बाद क्या होता है, अब ये जो है बिंदुसार जो है जब इनके उत्तराधिकारी चुनने की बारी आती है तो वो अशोक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो ये चाहते ही नहीं कि अशोक राजा बने इस राज्य का। और एक बार इनके राज्य में जो है तक्षशिला में भड़क जाता है विद्रोह इनके राजा के खिलाफ, बिंदुसार के खिलाफ। वहाँ के कुछ लोग विद्रोह उत्पन्न कर देते हैं। तो वो विद्रोह के फलस्वरूप क्या होता है
कि ये बिंदुसार, या ऐसी मान्यताएं हैं कि बिंदुसार ने क्या किया, अशोक को निहत्थे, बिना रथ के और बिना हथियार के भेज देते हैं वहाँ पे उस विद्रोह को दबाने के लिए। तो अब क्या होता है कि अशोक सम्राट चले जाते हैं वहाँ पर बिना रथ के और बिना हथियार के, तो चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ की जो जनता थी वो राजा से नहीं खफा थी, वहाँ के जो कर्मचारी थे, वहाँ के जो मंत्री थे, उन लोगों से जो है ये लोग क्रुद्ध थे, गुस्सा थे। तो इसलिए अशोक ने उनको समझा बुझाकर उस विद्रोह को दबा दिया। और कहीं कहीं पर ऐसी मान्यताएं हैं कि अशोक जब वहाँ से पैदल बिना रथ के बिना हथियार के गए थे उसको मतलब विद्रोह को दबाने, तब उस समय देवताओं ने उनका सहयोग किया था, देवताओं ने उनके साथ सेना भेजी थी, ऐसी मान्यताएं हैं। तो ये तो था बिंदुसार के बारे में, उनकी बायोग्राफी थी और उनके जीवन परिचय था कि बिंदुसार कैसे पैदा हुए और बिंदुसार की सेवा किसने की, बिंदुसार कैसे राजा बने, ये तो थी उनके बारे में जानकारी। अब हम आगे देखते हैं पॉइंटों से कि इसमें इनको क्या कहा गया, इनका उपनाम क्या था, इनके दरबार में कौन कौन से राजदूत आए और वो राजदूत किसने भेजा, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। ये कहानी तो दोस्तों मैं इसलिए आप लोगों को बता दिया कि थोड़ा सा ये बिंदुसार का जो चैप्टर है, उनका बायोग्राफी जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए और आप लोगों को समझने में बड़ा आसानी हो। और कहानी के थ्रू जब कोई चीज़ हम समझते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो एक तरीका होता है कहानी, जब बचपन में हमें कोई कहानी सुनाई जाती थी, जबकि हमें अगर कोई सब्जेक्ट दे दिया जाता था तो हमें एक पहाड़ा या कोई सब्जेक्ट याद करने में बहुत समय लगता था। लेकिन जब हमारे माँ बाप या कोई दादी पुआ जो भी थी हमारी, अगर हमें एक कितनी भी लंबी कहानी अगर हमें एक बार सुना देती थी तो वो कहानी हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जाता था कि वो कहानी कभी भूलता ही नहीं था। बूढ़े हो जाने के बाद भी शायद वो कहानी कभी भूलेगा नहीं। वही कहानी जो हम बचपन में सुने रहते हैं वही हम अपने बच्चों को सुनाते हैं, जबकि हम अपने जीवन काल में बार बार उस कहानी को तो पढ़ते नहीं, लेकिन फिर भी वो हमें हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसलिए हमने बिंदुसार के बारे में एक बायोग्राफी, उनके बारे में जो है हमने एक कहानी के थ्रू आपको समझाया कि वो कैसे पैदा हुए, उनका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। उनके एक भाई थे केशनाग, जो दुर्धरा के ही पुत्र थे, उनके सगे भाई थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई जैसे वो पैदा हुए। और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के उनके प्रधानमंत्री चाणक्य जो है रोज़ डेली उनको खाने में विष देते थे, जहर देते थे। इसलिए देते थे कि जो है उनके शरीर में जहर का असर धीरे धीरे बंद हो जाए करना। तो यही कारण था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को पता नहीं चला। एक दिन वो खा लिए अपनी पत्नी के साथ खाना। किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ, दुर्धरा। इनकी पत्नी कौन थी? उनकी पत्नी का नाम दुर्धरा था। ये तो मैंने अगले वीडियो में बता दिया था। अब ये भी जान लीजिए कि बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। तो उसके जहर खा लेने की वजह से दुर्धरा की मृत्यु हो जाती है और उस जहर का निशान जो है बिंदुसार के सिर पर पड़ जाता है, एक बिंदु की तरह। और चाणक्य ने दुर्धरा का पेट फाड़कर उनको बजाते हैं और चाणक्य ही बिंदुसार का नाम बिंदुसार रखते हैं। तो ये हमने कहानी के रूप में जो बताया वो कभी भूलेगा नहीं। अब हम आगे चलते हैं, किसे हम देखते हैं कि एक एक पॉइंट में जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके बिंदुसार की जो माता थी, इनके पिता का नाम, अगर इनके पिता का नाम देखें, इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका शासनकाल था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। ठीक। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था दुर्धरा। इनकी माता का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा धनानंद की पुत्री थी। किसकी? धनानंद की पुत्री। दुर्धरा कौन थी? धनानंद की पुत्री थी। और परशिष्ट वर्मन एक जैन धर्म का ग्रंथ है। परशिष्ट पर्व एक जैन धर्म का ग्रंथ है। उसमें इनको क्या कहा गया है? उसी में बताया गया है, ये जो बताया गया है, दुर्धरा इनकी माता हैं और ये दुर्धरा धनानंद की पुत्री हैं।
ये किसमें बताया गया है? एक जैन ग्रंथ है, क्या? परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व नामक एक ग्रंथ है जैनियों का। उसी में इस बात का उल्लेख है कि ये दुर्धरा और जो है उनकी माता है बिंदुसार की, और वो धनानंद की पुत्री थी। ठीक है। और जैन ग्रंथों में बिंदुसार का जो नाम दिया गया है, उनका उपनाम उन्हें सिंहसेन कहा गया है। क्या कहा गया है? सिंहसेन। जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार का क्या नाम था? उपनाम एक सिंहसेन। सिंहसेन कहा गया उनको। सिंहसेन का मतलब क्या होता है? सिंहासन। सिंहसेन का मतलब होता है सिंहासन। अब ये सिंहासन और सिंहसेन, इनको किसके अनुसार कहा गया है? जैन ग्रंथों के अनुसार कहा गया है। इनका नाम सिंहसेन या सिंहासन नाम कहा गया है। एक थे एंटियोकस फर्स्ट, सीरिया के नरेश। ठीक है। एंटियोकस ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नोट कर लेना। एंटियोकस फर्स्ट। ठीक है। एंटियोकस फर्स्ट कौन थे? ये सीरिया के नरेश थे, सीरिया के राजा। ठीक है। एंटियोकस फर्स्ट जो है वो सीरियन नरेश थे, वो सीरिया के राजा थे। कहा जाता है कि उनसे बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मांगी थी। कितने? 3 वस्तुएं। बिंदुसार ने उनसे 3 वस्तुएं मांगी थी। वो वस्तुएं कौन कौन सी थी? पहली वस्तु थी मीठी मदिरा। क्या थी? मीठी मदिरा थी पहली वस्तु। और दूसरी वस्तु क्या थी? सूखी अंजीर। सूखी अंजीर। पहली वस्तु थी मीठी मदिरा, दूसरी वस्तु थी सूखी अंजीर, और तीसरी वस्तु थी दार्शनिक। तीसरी वस्तु क्या थी दोस्तों? दार्शनिक थी, सोफिस्ट। सोफिस्ट तीसरी वस्तु मांगी थी, जिसे क्या कहा जाता है? दार्शनिक। बिंदुसार ने सीरियन नरेश एंटियोकस फर्स्ट से 3 वस्तुओं की मांग की थी। पहली वस्तु थी मीठी मदिरा, दूसरी थी सूखी अंजीर, और तीसरी थी सोफिस्ट मतलब दार्शनिक। तो ये 3 चीज़ की मांग किए थे बिंदुसार एंटियोकस से, सीरियन नरेश एंटियोकस से। लेकिन उनको जो है ये 2 चीज़ मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो प्राप्त हो जाती है, एंटियोकस ने भिजवा दिया, लेकिन सोफिस्ट दार्शनिक वो नहीं भिजवा पाते। ठीक है। और एंटियोकस फर्स्ट ने, सीरियन नरेश एंटियोकस फर्स्ट ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। क्या भेजा था? डायमेकस नामक राजदूत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लेकिन आप मेरे लैंग्वेज को, भाषा को सुनकर अपने लैंग्वेज में या अपने तरीके से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है। हम आपको सिर्फ पॉइंटों पे समझा रहे हैं, बाकी का आप लिख लीजिए। एंटियोकस फर्स्ट, सीरियन नरेश एंटियोकस फर्स्ट ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा था। उसका नाम क्या था? डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस। ये राजदूत था कहाँ का? सीरिया का। सीरिया का राजदूत था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये सीरिया का राजदूत था। तो डायमेकस कहाँ का राजदूत था? सीरिया का राजदूत था। इसे किसने भेजा था? एंटियोकस ने। एंटियोकस ने भेजा था। एंटियोकस फर्स्ट ने, सीरियन नरेश एंटियोकस फर्स्ट ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था, जो सीरिया का ही था। ये यहाँ पे मात्रा गलत हो गई, तो मात्रा पर मत जाइएगा। ठीक है। सीरिया नरेश एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। और फिलाडेल्फस टालमी, मिस्र नरेश। ठीक है। मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टालमी,
ये हटा रहा हूँ मैं। कौन? मिस्र नरेश, क्या नाम था उनका? फिलाडेल्फस टालमी। क्या नाम था दोस्तों? फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय। ठीक है, फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय जो मिस्र के सम्राट थे, मिस्र का नरेश था, मिस्र का राजा था। उसने बिंदुसार के दरबार में डियानीसियस, क्या नाम था? डियानीसियस नामक एक राजदूत भेजते हैं। एंटियोकस जो सीरिया नरेश था, उसने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। और मिस्र नरेश फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत जो है भेजा था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में उसने भेजा था। ठीक है, और इनसे जो है बिंदुसार से बड़े अच्छे संबंध थे। किससे? एक ज्योतिषाचार्य थे, दिव्यावादान के अनुसार कहा गया है उसमें कि उनका नाम था पिंगलवत्स। क्या नाम था? पिंगलवत्स। पिंगलवत्स नाम था। ये थे ज्योतिषाचार्य थे, ये ज्योतिष की विद्या जानते थे, पिंगलवत्स। और इनका जो है बिंदुसार से बड़ा अच्छा संबंध था। इन्होंने ही वो भविष्यवाणी की थी कि इनका जो अशोक पुत्र है, जिससे उनके अच्छे संबंध नहीं थे बिंदुसार का, वो हम आपको बताएंगे अशोक वाले, सम्राट अशोक वाले चैप्टर में। उनकी जब बायोग्राफी के बारे में हम बताएंगे, उनकी जीवनी बताएंगे, तब उसमें हम इस चीज़ का जिक्र हम बढ़िया से करेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि पिंगलवत्स जो थे वो ज्योतिषाचार्य थे, जिससे बिंदुसार का बड़ा अच्छा संबंध था। और ये बात कही गई है